Hello, my dear students. Once again, welcome back to the MK Jain classes, and we were discussing about the immunity, the very interesting topic of our book immunity, जिसकी बेटा कुछ भूमिका हम लोगों ने बांध दी थी इन दी प्रीवियस लेक्चर। तो और हमने इम्यूनिटी के कुछ टाइप्स पढ़े थे, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, जिसको डिटेल में कोशिश करेंगे आज भी टेकअप करें एक बार और। तो हमने इम्यूनिटी को कहाँ पे लाके छोड़ा था कि इम्यूनिटी दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास क्या, दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और दूसरा हमारे पास क्या था, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, AMIS CMIS। लेकिन ये जो इम्यूनिटी है बेटा, इम्यूनिटी किसकी वजह से है? जो भी हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये किसकी वजह से होता है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मतलब हमारी इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारी B and T सेल्स। जो भी हमारी ये जो थर्ड लाइन की बात कर रहे थे ना हम लोग लास्ट लेक्चर में, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ना। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब वी वर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक इम्यूनिटी। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये कहाँ से मिलती है, क्या है? जैसे फर्स्ट लाइन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थे? फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेकेंड लाइन ऑफ इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थे? सेलुलर बैरियर थे, साइटोकाइंस थी, फीवर थी, इन्फ्लेमेशन थी, और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम था, है ना, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ऐसे ही थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? दो टाइप की सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनको हम बोलते हैं B सेल्स एंड T सेल्स। किसकी वजह से होती है बेटा हमारी स्पेसिफिक इम्यूनिटी? किसकी वजह से होती है? हमारी B और T सेल्स की वजह से होती है। अब ये B और T सेल्स कहाँ पे बनती हैं? कहाँ पे बनती हैं? इन B और T सेल्स कहाँ पे बनेंगी बेटा? ये बनेंगी, हैं क्या ये B और T सेल? लिम्फोसाइट्स। और ये लिम्फोसाइट्स कहाँ पे बनती हैं? इन द लिम्फोइडल ऑर्गन्स। तो पहले हम आज बात करेंगे किसकी? लिम्फोइड ऑर्गन्स की। लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है? ये B and T सेल्स क्या है? दीज आर लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स कहाँ बनती हैं? इन दी लिम्फोइड ऑर्गन्स। और लिम्फोइड ऑर्गन्स बेटा हमारे पास कितने टाइप के हैं? वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन। एक होते हैं हमारे पास प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। आज ना स्टोरी है बस ये एक तरह की, इसको बड़े ध्यान से सुनना है, बस यही बेसिक है इम्यूनिटी का। ये अगर दिमाग में घुस गया ना, बस समझो इम्यूनिटी समझ में आ गई। दूसरा है बेटा हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है जी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहाँ है बेटा? जहाँ पे ये जो दो टाइप की लिम्फोसाइट्स हैं, B and T लिम्फोसाइट्स, ये बनेंगी, डिफरेंशिएट होंगी और मैच्योर होंगी। क्या होंगी? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या होगा? B and T लिम्फोसाइट्स का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, उनका डिफरेंशिएशन होगा और उनकी मैच्योरेशन होगी। और उनकी क्या होगी? मैच्योरेशन होगी। ये होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में B और T सेल बनेंगी, डिफरेंशिएट होंगी और मैच्योर होंगी। अब मैच्योरेशन ना, अभी मैं मैच्योरेशन हटा रही थी, देखो अब अगर मैच्योर भी, अभी जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है ना बेटा, ये देखो ये दो तरह के हैं आगे। एक होता है हमारे पास बोन मैरो, बरसा, बरसा बोलते हैं जिसको ना, बर्सल सेल। कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि जो लिम्फोसाइट जाके बरसा के अंदर जाके डिफरेंशिएट और मैच्योर होंगी, उन्हें हम बोलते हैं B लिम्फोसाइट्स। और जो होंगी बेटा थाइमस में, थाइमस ग्लैंड याद है ना, कहाँ होती है थाइमस ग्लैंड्स? यहाँ पे कहीं पे होती है। और थाइमस ग्लैंड क्या होती है? जैसे 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 जब बच्चे होते हैं उनमें छोटी सी होती है, जब आप बढ़ते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो, एडोलेसेंस के टाइम पे आप पे उसका साइज लार्जेस्ट होता है, और एडोलेसेंस के बाद अगेन वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। थाइमस, थाइमस ग्लैंड का पता है ना फंक्शन? पढ़ी होगी थाइमस ग्लैंड जब हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था 11th क्लास में। तो बेटा बोन मैरो और थाइमस, तो जो लिम्फोसाइट बनेंगी,
डिफरेंशिएट होगी और मेच्योर होंगी कहाँ पे, बोन मैरो में, उनको तो हम बोल देते हैं बेटा बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स। और जिनका मैचुरेशन, जो तो बनेंगी तो देखो यहीं पे बनेंगी बोन मैरो में ही, डिफरेंशिएट भी यहीं होंगी, लेकिन मैच्योर होंगी यहाँ पे थाइमस में आके, बन भी गई मैच्योर भी हो गई लेकिन डिफरेंशिएट होंगी थाइमस में आके, उन सेल्स को हम बोल देते हैं टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स। तो है क्या, लिम्फोसाइट्स ही हैं। बन भी कहाँ पे बन रही हैं, जो ये बोन मैरो, हमें पता है ना हीमोपोएसिस सारा का सारा यहीं पे, हमारी जो ब्लड की सेल्स होती हैं पहले 7 मंथ से पहले ये फंक्शन कौन कर रही होती हैं, हमारी किडनी, उसके बाद ये फंक्शन कहाँ पे आ जाता है, हमारी बोन मैरो के पास। तो बोन मैरो में सभी टाइप की सेल्स बनती हैं, तो लिम्फोसाइट भी वहीं बनती हैं, वहीं पे मेच्योर भी होती हैं। तो वहाँ पे बनने के बाद अगर वो वहीं पे डिफ्रेंशिएट हो गई तो वो वाली लिम्फोसाइट्स होती हैं बी सेल्स। लेकिन अगर वो डिफ्रेंशिएट हुई, वहाँ से निकल गई बनने के बाद, वहाँ से बनने के बाद मैच्योर हुई आके थाइमस के अंदर, तो उन लिम्फोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, टी सेल्स। पहले तो ये बात समझ लीजिए, समझ में आया। बीओटी क्या है, बोथ आर लिम्फोसाइट्स, सिर्फ उनका साइट ऑफ डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन क्या है, उससे उनका नेम पड़ गया बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, या बी सेल एंड टी सेल। तो अगर वो बरसा में या बोन मैरो में आके उनका डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन हो रहा है तो वो बी सेल है। और अगर थाइमस के अंदर आके कुछ लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन और डिफरेंट, बन तो वहीं जाएंगी, बनेंगी बोन मैरो में ही, ध्यान रखना, लेकिन डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन हो रहा है उनका थाइमस में आके, तो उनको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल। ये दो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये तो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। मैम ये सेकेंडरी क्यों लिखे हैं? अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारे क्या क्या होते हैं बेटा? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में हमारे पास पूरा एक लिस्ट आता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है हमारे पास स्प्लीन, है ना। सपोज कीजिए कोई भी पैथोजन, कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एनी टाइप ऑफ पैथोजन अगर वो एंटर करता है ब्लड में, तो ब्लड में से उसको स्प्लीन पकड़ लेता है, स्प्लीन उसको पकड़ता है। और स्प्लीन के पास क्या होता है, स्प्लीन क्या है, एक तरह का लिम्फोइड ऑर्गन। तो वहाँ पे क्या होंगी हमारे पास प्रेजेंट, लिम्फोसाइट्स, तो उसके साथ क्या हो जाएगी, फाइट हो जाएगी। बीओ टी सेल्स वहाँ जाके क्या करेंगे, उन पैथोजेंस के साथ फाइट कर लेंगे। तो पहला लिम्फोइड ऑर्गन है स्प्लीन। और स्प्लीन कब काम करता है, अगर इन्फेक्शंस आए, इन्फेक्शन एंटर्स थ्रू ब्लड, इन्फेक्शन कहाँ से एंटर कर गया, ब्लड के थ्रू। लेकिन अगर इन्फेक्शन ब्लड की बजाय आपके किसी डायरेक्ट टिश्यू में ही घुस गया, सपोज करो कोई कट लगा, वूंड लगा, वहाँ से घुस गया, या किसी एक्सटर्नल ओपनिंग से आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली बॉडी के अंदर टिश्यूज़ में घुस गया, अगर इन्फेक्शन टिश्यूज़ में है तो उससे लड़ने के लिए भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास प्रेजेंट है लिम्फ नोड्स। तो इफ इन्फेक्शन एंटर्स थ्रू टिश्यूज़, तो अगर तो ब्लड के थ्रू हो रहा था तो ये रहा स्प्लीन। अगर इन्फेक्शन हो रहा है एंटर थ्रू टिश्यू, तो हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो हमारे पास प्रेजेंट है लिम्फ नोड्स, ठीक है, या आप पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ के आए हुए हो। उसके बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट है इंटेस्टाइन में, पियर्स, पैचेस, सारे पड़े हैं ना वहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन्स। और क्या प्रेजेंट है हमारे पास, टॉन्सिल्स। और क्या है, ये तो टिश्यू की बात है। और अगर मैंने कहा अगर टिश्यूज में डायरेक्टली घुस गया, वो किसी ओपनिंग से भी तो घुस सकता है, तो ओपनिंग्स के पास हमारे पास क्या है, म्यूकोजा या म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। पता नहीं किस किस का म्यूकोजा, किस किस का, कौन कौन सी ओपनिंग्स, एक तो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, जो माउथ से अगर कोई इन्फेक्शन, कोई भी ये वाली ओपनिंग से अगर डायरेक्टली कोई पैथोजन अंदर एंटर कर गया, तो एक तो है हमारे पास ये MALT किस किस में आता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। उसके बाद दूसरी ओपनिंग, माउथ के अलावा दूसरी डायरेक्ट ओपनिंग है हमारी नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर एंटर कर गया, तो दूसरा है बेटा हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और तीसरा क्या है, हमारे जेनाइटल्स के थ्रू, अगर जेनाइटल ओपनिंग के थ्रू अगर अंदर घुस गया, तो यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट।
क्या आ जाएगा तीसरा, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट। ये तीनों ओपनिंग्स हमने पढ़ी थी ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। जब मैंने फिजिकल बैरियर पढ़ाए थे, स्किन पढ़ाई थी, स्किन के बाद मैंने पढ़ाए थे म्यूकस मेम्ब्रेन्स। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जितनी भी डायरेक्ट एक्सटर्नल ओपनिंग, जितनी भी डायरेक्ट ओपनिंग्स होती हैं, विच आर एक्सपोज टू दी एक्सटीरियर, लाइक माउथ, माउथ से पूरा का पूरा हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक वो पैथोजन एंटर कर सकता है। नोज, नोज के थ्रू गया तो पूरा लंग्स तक चला जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा इन्फेक्ट कर सकता है। या फिर और एक्सटर्नल ओपनिंग क्या है हमारे पास, हमारी जेनाइटल्स की ओपनिंग्स। तो वहाँ पे इन तीनों डायरेक्ट ओपनिंग्स के पास क्या प्रेजेंट है, म्यूकस मेम्ब्रेन। और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे भी हमेशा लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोजा समझ गए ना, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड जो लिम्फोइड ऑर्गन्स या लिम्फोइड टिश्यू दिए हुए हैं, उनको हम बोलते हैं माल्ट। और ये आप पढ़ के आए हुए हो किसमें, वो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में, जहाँ पे ब्लड पढ़ा था, ब्लड के साथ पूरा का पूरा हमने लिम्फ के बारे में भी पढ़ा था। लिम्फ नोड्स क्या होती हैं, लिम्फेटिक टिश्यू क्या होते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये सेकेंडरी और प्राइमरी, ये सारा वहाँ पे करा था। ये जस्ट उसकी एक रिकैपिचुलेशन है, आपको दोबारा से समझ में आया। तो हमारी जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है बेटा, ये किसकी वजह से, इट इज़ बिकॉज ऑफ द बी एंड टी सेल्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये बी एंड टी सेल्स हैं क्या, ये लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स कहाँ पे बनती हैं, इन दी बोन मैरो। बनने के बाद बेटा कुछ लिम्फोसाइट्स तो वहीं पे मैच्योर हो गई, डिफरेंशिएट हो गई, मतलब बन गई लिम्फोसाइट, वो डिफरेंशिएट हो गई और मैच्योर हो गई बोन मैरो में ही। उनको हमने कह दिया बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स। लेकिन वहाँ से कुछ सेल्स मूव कर गई थाइमस में, और थाइमस में जाके वो डिफरेंशिएट हुई और मैच्योर हुई। उन सेल्स को हमने बोला टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो ये जो बी और टी सेल्स है ना बेटा, ये हमारे स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो पता चल गया प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हमारे पास क्या है। अब आप आ जाइए एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। देखो हमने यहीं पे छोड़ा था पिछला लेक्चर कि जो हमारे इम्यून सिस्टम है दो तरह का है, एक है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, दूसरा था सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। देखो पिछले लेक्चर का लास्ट स्लाइड देखो, उसमें यही मिलेगा आपको। तो पहले हम लोग बात करेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की। इस इम्यून सिस्टम का मैंने एक और नेम लिखवाया था, इसको हम बोलते हैं बेटा ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल। ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब होते हैं फ्लूइड्स। ह्यूमोरल वर्ड कहाँ से आया है, ह्यूमर से, और ह्यूमर का मतलब क्या होते हैं, बॉडी के फ्लूइड्स। ठीक है, तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम या ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम एक ही बात है। तो यहाँ पे इस एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का बेस कौन है, कौन होती है यहाँ पे, यहाँ पे ये सारा का सारा इम्यून सिस्टम बेस्ड होता है अपॉन बी लिम्फोसाइट्स। ये किसकी वजह से होती है ये वाली इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट्स है, जिनको हम कहते हैं बी सेल्स। कुछ भी बोल लीजिए, अलग चीज़ें नहीं हैं। तो जब भी इन्फेक्शन आएगा बॉडी के अंदर, कोई भी पैथोजन जब एंट्री लेगा, तो क्या होगा बेटा, हमारे पास ये जो बी लिम्फोसाइट्स है ना, ये पहले एंटीजन्स को पहचानेंगी। कैसे पहचानेगी, उनके सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है, उनको पहचान लेंगी कि सेल्फ है तो अपने ही है, घूमने दो। लेकिन अगर वो नॉन सेल्फ है, हमारे ग्लाइकोप्रोटीन या हमारे ग्लाइकोलिपिड से नहीं मिलते, तो ये बी लिम्फोसाइट्स क्या होना शुरू कर देंगी, ये बी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे। अब ये बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगी, यहाँ पे ये डिवाइड करेंगी, प्रोलिफरेट करेंगी। और ये सारा का सारा जो डिवाइड करना, प्रोलिफरेट करने का काम होता है, ये कहाँ पे होता है, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होती हैं, सेल्स का फर्दर डिवाइड होंगी। डिवाइड का, चलो डिवाइड प्रोलिफरेट वैसे एक ही चीज़ होती है। यहाँ पे ये अरे प्रोलिफरेट होंगी और एंटीजन रिप्रेजेंटेशन, ये दो स्टेप्स। देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही पैथोजन घुस गया बॉडी के अंदर, अब वो ब्लड के थ्रू घुसा है या बॉडी टिश्यूज के थ्रू, कहीं से भी अगर उसने एंट्री ले ली, तो मैंने कहा ना हमारी दो टाइप की सेल्स एक्टिव हो जाएंगी, बी सेल एंड टी सेल। बी सेल एक्टिव होंगी तो वो उस टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्या करेंगी बी सेल्स, बी सेल्स जो हैं इनमें क्या होना शुरू हो जाएगा, प्रोलिफरेशन।
प्रोलिफरेशन का मतलब समझते हैं, डिवाइड होंगी, डिवाइड एंड प्रोलिफरेट, डिवाइड एंड इन डिवाइड होंगी 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 और बहुत ज़्यादा इनका नंबर बढ़ जाएगा और उससे दो तरह की बी सेल्स आ जाएंगी हमारे पास। क्या बनाएंगी? ये अपने क्लोन्स बनाएंगी। डिवाइड एंड प्रोलिफरेट होके, डिवाइड एंड प्रोलिफरेट होके ये बी सेल्स क्या बनाएंगी? क्लोन्स। और वो क्लोन से क्या बनेंगी हमारे पास? क्या, इधर लिख देती हूँ मैं, है ना, ऐसे कर लेते हैं इसको ताकि आप जब दोबारा पढ़ें तो आपको याद हो। तो बी लिम्फोसेल्स क्या होंगी? ये होंगी डिवाइड एंड प्रोलिफरेट। इनके डिवाइड एंड प्रोलिफरेट होने से क्या बन जाएंगे? बी लिम्फोसाइट्स के, बी सेल के बहुत सारे क्लोन्स बन जाएंगे और ये क्लोन जो है दो में डिवाइड हो जाएंगे। इनमें से कुछ बिहेव करेंगी एज प्लाज्मा बी सेल्स और कुछ बिहेव करेंगी क्या? कुछ बी सेल्स क्या बना देंगी? एंटीबॉडीज। देखो, कुछ बी लिम्फोसाइट थी, जैसे इन्फेक्शन एंटर हुआ है ना, इनको कौन बताएगा? अभी जब मैं बताऊंगी ना सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, वहाँ पे होती हैं हेल्पर टी सेल्स। वो हेल्पर टी सेल इनको स्टिमुलेट करती हैं। अभी बताऊंगी, अभी ये समझ लो, जब ये स्टिमुलेट होती हैं तो ये डिवाइड करेंगी, इनका नंबर प्रोलिफरेट होगा और ये बहुत सारे अपने क्लोन्स बना देंगी। वो क्लोन जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे इनटू, मतलब इतनी सारी सेल्स बन गई, वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगी। कुछ बन जाएंगी प्लाज्मा बी सेल्स और कुछ कुछ बन जाएंगी प्लाज्मा बी सेल्स और कुछ बन जाएंगी मेमोरी बी सेल्स। क्या लिख दिया मैंने? हाँ, तो ये जो प्लाज्मा बी सेल्स हैं बेटा, ये प्लाज्मा बी सेल्स क्या होंगी? ये प्रोड्यूस करेंगी एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज क्या करेंगी? फाइट विद एंटीजन। एंटीजन को पहचानेंगी और उसको मार डालेंगी। समझ में आया? लेकिन ये जो मेमोरी बी सेल है, मेमोरी बी सेल क्या करेंगी? ये इस एंटीजन को हमेशा के लिए याद रखेंगी कि ये कोई एंटीजन आया था और हमने इसके लिए ये वाली एंटीबॉडीज बनाई थी, वो हमेशा याद रखेगी। अगर ये एंटीजन या ये पैथोजन दोबारा बॉडी के अंदर कभी एंटर हुआ तो मेमोरी बी सेल को याद रहता है, वो डायरेक्टली, अभी तो उसने क्या किया था, इन सेल्स ने पहले तो पहचाना कैसा एंटीजन है, अपना है कि पराया है, सेल्फ है कि नॉन सेल्फ है, सेल्फ है छोड़ देंगी, नॉन सेल्फ है तो भैया नॉन सेल्फ है पहचानो, इसके अगेंस्ट कैसे वाली एंटीबॉडीज बनानी है, कैसी एंटीबॉडीज बनानी, मतलब अभी डिसीजन लिए जा रहे हैं। इतनी देर में तो वो एंटीजन अच्छी तरह से पूरा इन्फेक्शन फैला देगा और अभी तो तैयारी चली रही है, एंटीबॉडी बनाएंगे और वो एंटीबॉडी एकदम से तो नहीं बना देंगे, धीरे 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 बनती है। इतनी देर में तो वो एंटीजन क्या कर देगा? इन्फेक्शन कोज कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा फर्स्ट इम्यून सिस्टम या प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब कोई पैथोजन या कोई भी एंटीजन पहली बार बॉडी के अंदर घुसता है ना, तो एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि पहले उस एंटीजन को पहचानना पड़ता है, ये है कौन, हम तो पहले कभी इससे मिले ही नहीं, हमने इसे कभी देखा ही नहीं, इसको कैसे वाली एंटीबॉडीज़ बना के मारना पड़ेगा, फिर वो एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमेशा क्या होगा? स्लो होगा और उससे हम हमेशा बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, पहली बार घुसा था ना तो बीमार तो पड़ गए, लेकिन हमने इसके अगेंस्ट हमें ये पता चल गया एंटीबॉडी कौन सी बनानी है। बेशक हमारी एंटीबॉडीज लड़ नहीं पाई क्योंकि उनका नंबर कम था, धीरे धीरे बनाई क्योंकि हम पहचानने लगे, फिर उसकी एंटीबॉडीज़ बनाई तो वो रिस्पॉन्स जो है हमारा थोड़ा सा स्लो हो गया। इतने में तो एंटीजन फैल गया बॉडी के अंदर, इन्फेक्शन फैला गया। लेकिन ये तो थी एंटीबॉडी बनाने वाली सेल, लेकिन मैं कहा ना दूसरा ग्रुप वो क्या रखेगा? कैसी एंटीबॉडीज़ बनी थी, ये कुछ एंटीबॉडीज़ को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा कि ताकि ये वाला एंटीजन अगर दोबारा बॉडी के अंदर एंटर हुआ ना बेटा, दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार, बच्चे अब तुझे नहीं बख्शा जाएगा, हमें पता है तुझे किस एंटीबॉडी से मारना है, तू पहले भी एंटर हुआ था, तेरे अगेंस्ट हमने ये वाले हथियार बनाए थे। तो इनको याद रहता है ये वाला पैथोजन अब दोबारा एंटर हुआ तो हम इन्हीं हथियारों से, डायरेक्ट जो हथियार है बस उनका नंबर फटाफट बढ़ाना शुरू करो, उसको मार दो। तब सेकेंड टाइम आप बीमार नहीं पड़ते हो, क्योंकि वो होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमेशा क्विक होता है, क्विक होगा और उससे आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ोगे। तो इसीलिए कोई भी पैथोजन अगर एक बार आपकी बॉडी के अंदर घुसता है तो बीमार पड़ोगे अगर पहली बार घुसता है, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, बॉडी बनाना शुरू करती है उसको देख के।
लेकिन दोबारा घुसा तो ये एंटीबॉडीज ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर्ड हैं और फटाफट से उस पैथोजन को, उस एंटीजन को देखते ही उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो इस वाले इम्यून सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी, क्योंकि यहाँ पे कौन एक्शन कौन कर रहा है एंटीजन के ऊपर? एंटीबॉडीज एक्ट कर रही हैं ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। समझ में आ गया? किसकी वजह से है? बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल की वजह से। अब दूसरे टाइप का बेटा जो था दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम क्या कहता है? यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होती हैं? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं बेटा टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स। देखो जो बी सेल थी वो डायरेक्टली लड़ने नहीं गई, बी सेल ने क्या बनाई? एंटीबॉडीज बनाई। लेकिन ये जो टी सेल है ना, ये डायरेक्टली लड़ने निकल जाती हैं। जैसे ही इनको पता चलता है कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो ये जो टी सेल्स है ना बेटा, ये भी क्या करती हैं? ये भी डिवाइड करेंगी एंड प्रोलिफरेट करेंगी। इनका भी नंबर एकदम से बढ़ेगा और ये क्या बनाएंगी? क्लोन्स। और वो क्लोन क्या करेगा? वो क्लोन बनाएगा बेटा अब 4 टाइप की सेल्स यहाँ पे। तो ये जो इतनी सारी जो टी सेल्स डिवाइड होंगी वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगी। और वो 4 ग्रुप कौन सी हैं? एक होती हैं बेटा हेल्पर टी सेल्स, एक होती हैं साइटोटॉक्सिक या जिनको हम कहते हैं किलर टी सेल्स, तीसरी होती हैं बेटा सप्रेसर टी सेल्स, और चौथी होती हैं बेटा हमारे पास मेमोरी टी सेल्स। वैसा ये सिस्टम वहाँ पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुई थी। जो सेल बनी थी बहुत सारी, जो क्लोन का मतलब समझते हो ना, एक ही जैसी बहुत सारी सेल बन गई, वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो गई थी। कुछ प्लाज्मा बी सेल बनी थी, कुछ मेमोरी बनी थी। प्लाज्मा वालों का काम था एंटीबॉडी बना के एंटीजन को नष्ट करना, और मेमोरी वाली बी सेल का काम क्या था? बस उस एंटीबॉडी का मेमोरी में रखना कि ये जब एंटीजन आया था तो हमने ये वाली एंटीबॉडी बनाई थी, ताकि दोबारा एंटर आए तो फटाक से उसके रिस्पॉन्स में हम एंटीबॉडीज बना दें। यहाँ पे 2 में नहीं, यहाँ पे 4 में डिवाइड होती हैं सेल्स। जब डिवाइड होंगी, नंबर बढ़ाएंगी तो 4 ग्रुप्स बना लेंगी। एक तो होता है ये हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल क्या करती हैं? ये खुद कुछ नहीं करेंगी, ये सिर्फ क्या करेंगी? देखो सारा काम क्या है? एंटीजन को, यहाँ इस सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में एंटीजन को किल करने का काम कौन करेंगी? ये वाली सेल। ये क्या करेंगी? किल्स दी एंटीजन। ये लड़ती हैं एंटीजन के साथ। जब ये सेल एंटीजन के साथ लड़ रही होती है ना, तो उस वक्त ये हेल्पर टी सेल्स क्या करती हैं? हेल्पर टी सेल्स क्या करेंगी? स्टिमुलेट्स दी बी लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जैसे ही बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आया, किलर टी सेल्स निकल ली उस इन्फेक्शन को, मतलब उस एंटीजन को मारने के लिए। उस एंटीजन को जब ये मार रही होंगी तो इन दी मीन टाइम ये जो हेल्पर टी सेल हैं ये भागेंगी कहाँ पे? बी सेल्स के पास। जल्दी जल्दी डिवाइड हो, जैसे उनके पास जाएंगी वो डिवाइड होंगी, नंबर बढ़ाएंगी और फटाफट उनको कहेंगी क्या बनाया जाए? एंटीबॉडीज़। तो हेल्पर टी सेल क्या करती हैं? ये तो इन्फेक्शन को मार ही रही हैं एंटीजन को, ये जाके खुद कुछ नहीं कर रही थी। इन्होंने उनको बोल दिया बी लिम्फोसाइट को भी, आप जैसे कहते हैं ना एक फौज हमारी लड़ रही है, हमें लग रहा है कमी पड़ जाएगी या अटैक बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, कम नहीं पड़नी चाहिए। हम और इधर उधर के देशों से या औरों से देखते हो ना राजा महाराजाओं के सीरियल्स में कि वो और इधर उधर से जो है हेल्प के लिए और सेनाएं और फौज अपने साथ सेनाएं वो मिला लेती हैं कि हाँ भी आ जाओ इकट्ठा मिलके अटैक करेंगे, ताकि पूरे का पूरे इन्फेक्शन को या इस एंटीजन को, फॉरेन इंट्रूडर को मारा जा सके। तो ये तो लड़ रहे हैं, कॉम्बैट कर रहे हैं एंटीजन के साथ। इन दी मीन टाइम हेल्पर टी सेल भागेंगी बी सेल से हेल्प लेने, उनको कहेंगी फटाफट से एंटीबॉडी बनाओ और आप भी एंटीजन को मारना शुरू करो। तो क्या हो गया? इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स हमारा कितना ज़्यादा एक कहेंगे ना ऑगमेंट हो गया। ये तो मार ही रहे हैं एंटीजन को, ये भागते हैं बी सेल के पास भी, आप भी एंटीबॉडी बनाओ, आप भी मारो। तो क्या हो गया? हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ऑगमेंट हो गया और बढ़ गया और फटाफट से एंटीजन की किलिंग होगी।
सप्रेसर टी सेल क्या करते हैं, जब इनको लगता है ना कि एंटीजेंस ऑलमोस्ट मारा जा चुका है, उस वक्त वो बी एंड टी सेल की एक्टिविटी को सप्रेस करती हैं। क्या करती हैं? सप्रेसिस दी एक्टिविटी ऑफ बी एंड टी सेल्स, है ना। बी और टी सेल, कौन सी बी को, कौन सी टी सेल, कौन सी? किलर वाली टी सेल, किलर टी सेल्स, और जो बी सेल जो एंटीबॉडीज बना रही थी, प्लाज्मा बी सेल, उनकी एक्टिविटी को रोकते हैं कि भैया एंटीजन तो मर गया, अभी भी किसको मारी जा रहे हो, अब तो अपने बंदे रह गए, अपनी फौज के बंदे रह गए, इनको मत मारो काटो भाई, रुक जाओ। समझ रहे हो ना? अगर कोई भी सेल, अगर ये सेल, अब एंटीजन तो मर गया, उसके बाद क्या बची बॉडी में? अपनी ही सेल्स तो बची। अगर ये अपनी ही सेल को मारना शुरू कर देंगे, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी को सेल को मार रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। समझ रहे हो? ऑटो इम्यून, अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, यहाँ तो मैंने थोड़ा सा बताया है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी सेल को नहीं मारेगा। अगर मार रहा है, ऐसा हो रहा है हमारा इम्यून सिस्टम हमारी सेल को मार रहा है, तो वी आर सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यूनिटी। गॉट इट? तो इस सप्रेसर टी सेल का काम क्या होता है भाई? जब एंटीजन ऑलमोस्ट लगता है फिनिश अप हो गए, तो इनको कहता है ठंडे हो जाओ, बस और गुस्सा नहीं बच्चा, शांत हो जाओ, मर चुका है वो, आप अपना ही हथियार उथियार त्याग दो, अब फाइट नहीं करना है, क्योंकि अब जो मारे जाएंगे वो अपनी बॉडी के सेल होंगे। तो ये क्या करता है? सप्रेस करता है बी और टी सेल की एक्टिविटी को कि भैया और मार धाड़ और हिंसा नहीं, बस खत्म हो गया एंटीजन, आराम से रेस्ट मारो। और मेमोरी टी सेल क्या करेंगी? वही मेमोरी का काम, है ना। उस एंटीजन को अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखेंगे कि आप तू दोबारा तेरे को हम फिर देख लेंगे। समझ में आया? इतना ज़बरदस्त है बेटा हमारा इम्यून सिस्टम। तो हमारे इम्यून सिस्टम में क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम भी है। ये कब काम करता है? जैसे हमारी बॉडी में ग्राफ्ट, हमने कोई, जैसे हम कहते हैं ना ग्राफ्ट वगैरह, कोई डोनर माना कोई किडनी दे रहा है या कोई और हमने ऑर्गन जो है किसी डोनर ने किसी रिसिपिएंट को दिया है, तो वहाँ पे क्या होते हैं? ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाते हैं ना समटाइम्स, कि क्योंकि वो ऑर्गन ठीक था, सारा ब्लड ग्रुप मैच हो गया, उनके मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो चेक हो गए, वो भी मैच हो गए, सब कुछ हो गया, फिर भी वो ग्राफ्ट, माना किसी की बॉडी में, सपोज मेरी बॉडी में किसी की किडनी डाली है, सब कुछ चेक कर लिया, सब मिल गया सब कुछ, और उसके बाद वो मेरी बॉडी में डाल दी गई है, लेकिन मेरी बॉडी उसको एक फॉरेन ऑर्गन की तरह ट्रीट कर रही है और उसको रिजेक्ट कर रही है कॉन्टीन्यूसली। इसको हम बोलते हैं कि जो ग्राफ्ट मेरी बॉडी में डाला गया वो ग्राफ्ट क्या हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है। तो वो ग्राफ्ट रिजेक्शंस किस वजह से होते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की वजह से। इस पे अभी बात करेंगे ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड ऑटो इम्यूनिटी में, अभी यहाँ पे बात नहीं करनी है। तो पहले मुझे ये बताओ, ये AMIS और CMIS समझ में आया कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंटीजन को मारने के लिए कौन आएंगी? एंटीबॉडीज आएंगी। एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है? बी सेल्स। और अगर एंटीजन को डायरेक्ट सेल मार रही हैं, कौन सी सेल? किलर टी सेल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मीडिएटेड। समझ में आ गया? यहाँ पे डायरेक्टली सेल खुद ही निकल पड़ी लेके अपने हथियार कि आ जा मैं मारती हूँ तुझे। एंटीजन को डायरेक्टली सेल उसके आमने सामने, सेल की और एंटीजन की फाइट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। और वहाँ पे पीछे वाले में क्या था? एंटीबॉडी मीडिएटेड में क्या था? एंटीबॉडीज, डायरेक्ट सेल नहीं आ रहा, बी सेल नहीं आ रहा, बी सेल क्या बना रहा है? उससे लड़ने के लिए हथियार बना रहा है, उन हथियारों को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है। खुद बी सेल्स नहीं आई, बी सेल ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की और वो एंटीबॉडीज फाइट कर रही हैं किसके साथ? एंटीजन के साथ। तो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है और ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है। समझ में आ गया? और ये किस पे डिपेंड है? बीओ टी सेल पे। बीओ टी सेल कहाँ पे बनती हैं वो मैंने बता दिया है क्या? बेसिकली लिम्फोसाइट्स हैं। उसके बाद आ जाइए बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में कौन काम कर रहा था? एंटीबॉडीज काम कर रही थी। अब एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर क्या, होती क्या है एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज बेटा केमिकली क्या होती हैं? केमिकली एंटीबॉडीज आर ग्लाइको प्रोटीन्स। क्या है ये? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का मीनिंग समझते हो ना? प्रोटीन तो प्रोटीन होते हैं, ग्लाइको का मतलब क्या होता है? शुगर्स। इनके साथ शुगर भी जुड़ी हुई होती हैं। तो किस चीज़ की बनी होती हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स? ये बेटा सबसे ये बनी होती हैं बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन की। किस चीज़ की बनी होती हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की। उनमें से क्या है? ये क्या है?
पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन ना दो तरह की होती हैं एंटीबॉडी में। एक होती हैं हैवी चेन्स जिनमें अमाइनो एसिड्स का नंबर ज़्यादा है, तो उनका मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं हैवी चेन्स, लंबी होंगी ये। दूसरी होती हैं बेटा लाइट चेन्स। जो छोटी चेन्स होंगी, छोटी चेन का मतलब अमाइनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ये देखो ए ए ए ए ए ए ए ए ए, और एक में है ए ए ए ए। एक ये चेन है, एक ये चेन है। चेन जितनी ज़्यादा लंबी उतने ज़्यादा अमाइनो एसिड, जितने ज़्यादा अमाइनो एसिड उतना ज़्यादा मोलिकुलर वेट हो जाएगा उस प्रोटीन का। यहाँ पे चेन छोटी है, छोटी चेन का मतलब कम अमाइनो एसिड, कम अमाइनो एसिड का मतलब क्या है, लो मोलिकुलर वेट। तो लो मोलिकुलर वेट का मतलब क्या है, लाइट चेन्स। ज़्यादा लंबी का मतलब क्या है, हैवी चेन। समझ में आ गया। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं बेटा किस चीज़ की बनी होती हैं, दो हैवी चेन्स होती हैं, दो लाइट चेन्स होती हैं। इसीलिए इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पता हम क्या लिखते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेटा H2L2। दो हैवी चेन्स, दो लाइट चेन्स। और किस चीज़ की, पॉलीपेप्टाइड की। और ये पेप्टाइड अभी आपको ने वैसे, अच्छा 11th में बायोमोलिक्यूल्स तो पढ़ के आए हो ना, आपको पता है ना पेप्टाइड कैसे बनती है, अमाइनो एसिड के जुड़ने से। और अमाइनो एसिड क्या होता है, इधर कोई भी मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं, पता है ना, R R', और एक तरफ होता है बेटा हमारे पास NH3 और इधर होता है COOH। फिर एक और अमाइनो एसिड आ गया R R', यहाँ पे है हमारे पास NH, सॉरी ये आ जाएगा NHH, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा COOH। अब देखो क्या होता है, इसका H और इसका OH, यहाँ से क्या हो जाता है, वाटर एलिमिनेट हो जाता है और एक लिंकेज बन जाती है, क्या, ये वाला C, ये रहा CONH, ये CR R', इसमें भी ये लिंकेज इधर बन जाएगी, ये भी R R', और ये क्या बन गया, NH। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जो दो अमाइनो एसिड थे, दिस वॉज अमाइनो एसिड 1, दिस वॉज अमाइनो एसिड 2, इनके एक एंड पे NH3 होता है, एक एंड पे COH होता है। 11th में पढ़ के आए हो, सिर्फ थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन दे रही हूँ आपको। इसके भी दूसरे अमाइनो एसिड के एक एंड पे NH होता है, एक N टर्मिनल, एक C टर्मिनल, पढ़ के आए हो ना ये। तो N और C टर्मिनल में क्या हो जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। कैसे, बाय द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या बन गया, एक पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज से आपस में जुड़ गए दो अमाइनो एसिड, तो ये क्या बननी शुरू हो गई, पेप्टाइड चेन। तो पेप्टाइड चेन के एक साइड पे हमेशा क्या रहता है, N टर्मिनल, और दूसरी साइड पे क्या रहता है, हमेशा C टर्मिनल। तो एक साइड पे N होगा, एक साइड पे C होगा, एक साइड पे N होगा, एक साइड पे C होगा। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए। अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, तो डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, देखो देखो बेटा, दो होती हैं हमारे पास हैवी चेन्स। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। ये मोटे वाली तो हैं हमारे पास हैवी चेन्स, ठीक है। अरे 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 अरे, और ये क्या है हमारे पास, दीज ग्रीन आर दी लाइट चेन्स। ये क्या है, समझ में आ गया। ये जो व्हाइट वाली बनाई है बेटा, ये क्या है, दीज आर, ये क्या है, हैवी चेन्स। इनको हम बोलेंगे हैवी चेन्स। और ये वाली जो ग्रीन वाली है, ये क्या है, ये है लाइट चेन्स। पता चल ही रहा है, छोटी है, कम अमाइनो एसिड है, कम मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो एक टर्मिनल पे हमेशा N होता है, एक टर्मिनल पे हमेशा C होता है, एक टर्मिनल पे N होता है, एक पे C होता है,
एक पे N होता है, एक पे C होता है, एक टर्मिनल पे N होता है, एक पे C होता है। समझ रहे हो ना? ये पॉलीपेप्टाइड चेन किस चीज़ से बनी है? अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से। 11th का बायोमोलिक्यूल पढ़ लेना, नहीं तो उसमें प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई थी वो देख लेना। तो ये हो गया बेटा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। नहीं मैडम एंटीबॉडी का पूरा नहीं हुआ, इसमें क्या है, ग्लाइकोवर्ड भी है, शुगर्स भी लगी हुई हैं। शुगर्स कहाँ पे लगी होती हैं? देखो शुगर्स यहाँ पे कहाँ पे लगी होंगी? शुगर्स यहाँ पे लगी होती हैं। दीज आर दी शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, कौन सा कलर है? चलो और क्या प्रेजेंट है? अभी क्या ये डायग्राम कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी ये जो लिंकेजेस है, अभी पेप्टाइड किस चीज़ से जुड़ी हुई है? पेप्टाइड बॉन्ड से। लेकिन ये दोनों चेन भी आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से इनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। और वो किसकी वजह से जुड़ी हुई हैं? इनके बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा? डाइसल्फाइड लिंकेज। क्या प्रेजेंट है? इसको हम क्या बोलते हैं? पता है ना, अमीनो एसिड्स में दो पॉलीपेप्टाइड चेन में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए क्या प्रेजेंट होती हैं? डाइसल्फाइड लिंकेजेस। ये ऐसे एस एस, ये एस एस, ये एस एस, इस तरह से। तो ये जो लिंकेज है ना, इसको एस एंड एस, दो सल्फर से, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड लिंकेज। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं इनके बीच में क्या प्रेजेंट हैं? डाइसल्फाइड लिंकेजेस। डाइसल्फाइड लिंकेज जो इस बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बना रही है, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्टेबल बना रही है। ठीक है, ये तो हो गया बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब मैडम एंटीबॉडी तो बता दी, अब एंटीबॉडी किसके साथ रिएक्शन करती है? ये अटैक करती है एंटीजन के। तो एंटीजन के साथ जब ये अटैक करती है तो एंटीजन के साथ जाके बाइंड तो होती होगी। कहाँ पे जाके बाइंड होती है? एंटीजन के साथ। देखो बेटा ये वाला जो एंड होता है ना, ये वाला एंड जो एंटीबॉडी का होता है, ये इधर। तो पहले तो ये देखो एंटीबॉडी की शेप कैसी है? इट इज़ वाई शेप्ड। अगर कभी भी आ जाए ना, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज़ वाई शेप्ड। इंडिविजुअल एंटीबॉडी कैसी होती है? वाई शेप्ड होती है। फिर जी अब एंटीजन इस पे कहाँ आके बाइंड होगा? लो जी, ये सबसे बड़ा परेशानी आ गई अब हमारे पास कि एंटीजन कहाँ आके बाइंड होगा। एंटीजन कहाँ बाइंड होता है बेटा? ये जो दो एंड्स हैं ना, इन एंड का जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है ना, वो बड़ा स्पेसिफिक होता है। मैंने कहा था ना, ये स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है। किस वजह से? हर एक एंटीजन के हिसाब से एक अलग एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाएगी। अब सारी एंटीबॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है, तो डिफरेंस कहाँ है? माना बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया में भी कितने टाइप के बैक्टीरिया हैं, कौन से बैक्टीरिया के लिए कौन सी एंटीबॉडी, वो कहाँ से कहाँ पे डिफर करती है? मेन स्ट्रक्चर यही रहेगा। ये वाले जो एंड्स होते हैं ना एंटीबॉडी के, ये एंड्स, इन एंड्स को हम क्या बोलते हैं? एंड्स ऑफ, अरे यहाँ पे लिख लो, एंड्स ऑफ एंटीबॉडीज आर नोन एज पैराटोप। इन एंड्स को हम क्या बोलते हैं? पैराटोप। और पैराटोप क्या होते हैं? ये होते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। मतलब अगर एंटीजन आएगा तो कहाँ पे बाइंड करेगा बेटा? एंटीजन आएगा ना, यहाँ पे बाइंड करेगा। एंटीजन आएगा तो वो यहाँ पे बाइंड करेगा। क्यों यहाँ पे क्यों बाइंड किया? क्योंकि बेटा एंटीजन के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स का सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट था। इस तरह से प्रेजेंट होता है जैसे लॉक में की नहीं फंस जाती, तो इस तरह का सीक्वेंस होता है कि वो ये एक तरह का लॉक है और एंटीजन जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा, वो जैसे की फंस जाती है ना लॉक के अंदर, ऐसे इसके अंदर एकदम से फिट हो जाएगा। तो ये जो पिंक कलर का बनाया गया है, ये क्या है? दिस इज नोन एज दी एंटीजन। क्या है ये पिंक कलर का? दिस इज दी एंटीजन। तो एंटीजन कहाँ पे आके बाइंड होगा? इस साइट को हम क्या बोलते हैं? दिस साइट इज नोन एज, ये जो एंटीजन की साइट है इसको हम क्या बोलेंगे? द साइट ऑफ द एंटीजन इज नोन एज, इस साइट, इधर लिख देती हूँ, इस साइट को हम बोलेंगे पैराटोप। किसकी साइट है? मैंने ग्रीन से क्यों करी? ग्रीन से मैंने क्या बनाई है?
एंटीबॉडी बनाइए, तो ग्रीन कलर पे जहाँ पे आके फिट हो रहा है एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर, उस साइट को हम क्या बोलेंगे, पैराटोप। और एंटीजन का जो पार्ट एंटीबॉडी के अंदर आके फिट हो रहा है, एंटीजन के पार्ट, क्योंकि पिंक से है एंटीबॉडी तो पिंक से मैं लिख रही हूँ, एंटीजन के पार्ट को हम बोलते हैं बेटा एपीटोप। क्या बोलते हैं, एपीटोप। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपको कि एंटीजन, किधर लिखे इसको, जगह है यहाँ पे, चलो यहीं पे लिख लेते हैं छोटा सा बॉक्स बना के, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं, पैराटोप। और एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन, इट इज नोन एज एपीटोप। तो एपीटोप क्या होता है, एंटीजन की बाइंडिंग साइट, और पैराटोप क्या होता है, एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी के पास जो जगह है उसको बोलेंगे पैराटोप, और उस जगह में एंटीजन का जितना हिस्सा फिट होता है एंटीजन के, उस हिस्से को हम बोलते हैं एपीटोप। तो हम कहते हैं ना एंटीजन और एंटीबॉडी में एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है, तो क्या होता है वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन, एंटीबॉडी का पैराटोप एंटीजन के एपीटोप के साथ रिएक्ट करता है। समझ में आ गया। तो एपीटोप कभी भी एंटीबॉडी का नहीं होता है, एपीटोप एंटीजन का हिस्सा होता है। तो एपीटोप इज ऑफ एंटीजन एंड पैराटोप इज ऑफ एंटीबॉडी। तो एपीटोप ऑफ एंटीजन रिएक्ट्स विद द पैराटोप ऑफ द एंटीबॉडी। ये चीज़ बस आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि ये जो पैराटोप्स हैं, हर एक मतलब पैराटोप किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एंटीजन के एपीटोप के, इसलिए ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वेरिएबल होता है हर एंटीबॉडी में, और यही उसको क्या प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी को, उसकी स्पेसिफिसिटी, कि ये वाले प्रोटीन्स कौन से हैं, किसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो उसी एंटीजन के स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी। समझ गए। तो ये जो पैराटोप है, पैराटोप क्या करता है, प्रोवाइड्स स्पेसिफिसिटी टू एंटीबॉडी। मैंने कहा ना एंटीबॉडी बड़ी स्पेसिफिक होती है, वो सामने देखती है पैथोजन कौन सा है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में भी कौन से टाइप का बैक्टीरिया है, सारे बैक्टीरिया के लिए एक एंटीबॉडी नहीं होती, हर बैक्टीरिया के लिए, हर टाइप के बैक्टीरिया के लिए अलग है। वायरस आ गया, वायरस के लिए अलग है, और वायरस की हर टाइप के लिए अलग है। हर मतलब कोई भी पैथोजन एंटर कर रहा है, हर एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है, और वो एंटीबॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर यही रहता है। तो फिर मैम एंटीबॉडी अलग अलग कैसे, एंटीबॉडी अलग अलग होती है उसके पैराटोप के जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है उनसे। और ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस किसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कौन सा एंटीजन का एपीटोप यहाँ पे आके फिट होगा, एग्लूटिनेट करेगा इसके साथ। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। इसके बाद बेटा हमारे पास अभी बचती हैं टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़, और आगे हमारे पास टाइप ऑफ इम्यूनिटीज़ बचती हैं, और हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्सेज बचते हैं। दैट वी विल टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।